स्वाति 18 साल की थी जब पिता की मौत हुई थी। स्वाति, तू ही आज से इस घर का बेटा है। तेरा एक भाई और एक बहन, दोनों की जिम्मेदारी तेरी ही है। पर माँ, मैं तो खुद पढ़ रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, तेरे पिता की जगह तुझे नौकरी लग सकती है। तो बस किसी तरह पापा के ऑफिस जाकर रोज बाबू से मिलना शुरू कर दे। स्वाति पापा के दफ्तर जाती है, जहाँ सीनियर बाबू कहते हैं, अरे शर्मा जी की बेटी स्वाति है ये। कैसे शर्मा जी का सपना था इसे पायलट बनाने का, और आज छोटी सी नौकरी के लिए परेशान हो रही है। ये तो अच्छा है कि शर्मा जी एक जमीन में 2 कमरा डाल गए। कम से कम इन बच्चों के सर पर छत तो है। बेटा स्वाति, माँ क्या करती है, उन्हें बोलो ये नौकरी वो ले ले और तुम अपनी पढ़ाई करो बेटा। स्वाति घर आकर माँ को सारी बात बताती है। अरे बेटा, मैं अगर नौकरी करूंगी तो घर कौन देखेगा? खाने पीने से लेकर घर की सुरक्षा। मैं तो पढ़ी भी नहीं हूँ, तो कम से कम 12वीं तो पास है। आगे पढ़कर और अच्छे पद में तरक्की ले सकती है बेटा। स्वाति अगले दिन फिर पिता के ऑफिस जाकर बाबू को ये बात बताती है। कैसी है शर्मा जी की बीवी, एक बच्चे की बलि ही चढ़ा रही है। स्वाति सुन तो सब रही थी, लेकिन समझ कुछ नहीं रही थी। लोगों की मदद से स्वाति को पिता की नौकरी मिल जाती है। अब स्वाति सुबह ऑफिस जाती और देर शाम थक कर घर चली आती। घर पर भाई कहता है, दीदी आ गई, दीदी आ गई। दीदी, इस बार सैलरी से मुझे नया बैट चाहिए। दीदी, मुझे दाल चाहिए। स्वाति बेटा, जरा ये दही खा ले, ताकत आएगी। सारा दिन थक जाती है। जल्दी से ये कपड़े बदल ले, मैं खाना लगाती हूँ। स्वाति का पूरा घर बहुत ख्याल रखता था, उसके आने का इंतजार करता। उसकी सैलरी से घर भी ठीक चल रहा था। धीरे धीरे दोनों भाई बहन बड़े होने लगते हैं। तभी एक रोज जब स्वाति घर पर नहीं थी तो उनके घर की बेल बजती है। सामने खड़ी होती है पड़ोसन। अरे आइए आइए बहन, कैसे आना हुआ? बैठिए ना। आप लोगों का संघर्ष देखा नहीं जाता। अब तो आपका बेटा भी कमाने लायक हो रहा है। हाँ बहन जी, साल 6 महीने में कहीं ना कहीं तो लग ही जाएगा। वो मैं आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आई थी। अब उम्र भी तो हो रही है बच्ची की। हाँ, हम लोग भी बात कर रहे थे कि छोटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिल जाता। अरे कैसी बात कर रही है स्वाति की माँ? मैं तो स्वाति के लिए रिश्ता लेकर आई थी। कितनी सरल, मधुर बोल और सरकारी नौकरी। लड़कों की तो लाइन लगी है, और वो भी एक से बढ़कर एक। खड़ी हो जाइए, और वो रहा रास्ता बाहर का, दफा हो जाओ। अरे घर जो लड़की चला रही है, सरकारी नौकरी की लालच में उसे ले जाओगी? अरे निकला यहाँ से। पड़ोसन को स्वाति की माँ का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो बिठा कर रखोगी क्या सारी जिंदगी घर पर लड़की को? और तुम्हें काहे की चिंता है? बेटी मेरी, जो चाहे मैं करूं। पड़ोसन भी बड़बड़ाकर निकल ही रही थी। कितनी लालची औरत है, बेटी की जिंदगी खराब कर रही है पैसों की लालच में। आज तो रिश्ते आ रहे हैं, कल को पूरी जिंदगी घर पर बिठाने की ही जरूरत ना पड़ जाए। स्वाति वहीं से आ रही होती है। वो पड़ोसन की बात सुन लेती है। अरे क्या हो गया माँ, ये कंचन आंटी क्यों बड़बड़ाकर निकल रही थी? अरे कुछ नहीं, तू आ गई बेटा, जाकर चेंज कर ले। मैं खाने को नाश्ता और चाय लेकर आती हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। छोटी बहन की शादी और छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। अरे स्वाति दीदी, आज आप लेट हो गई। ऑफिस से कहाँ रह गई थी? कुछ नहीं, काम ज्यादा था ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, मैं नाश्ता ला रही हूँ, आप आराम से कपड़े बदल ले। अरे रोटी का वक्त हो रहा है। स्वाति चाय पिएगी क्या? क्यों? माँ, मेरी आदत है ना, मैं इतनी जल्दी खाना नहीं खाती हूँ। बहू, तू खाना लगा, इसे चाय पीनी होगी तो खुद ही बना लेगी। स्वाति को माँ की बात का बुरा लगता है। तभी भाई आ जाता है। स्वाति दीदी, मैं आपसे बात करने ही वाला था। वो क्या है ना, ये घर बनवाना है तो। अरे तो बनवा लो ना, किसने मना किया है? अरे कैसे बनवाएगा? पैसे किसके पास है? वो बेचारा जो कमाता है वो तो घर गृहस्थी में लग जाता है। तू तो लोन ले सकती है ना बेटा। ठीक है, मैं कल बात करती हूँ बैंक वालों से।
स्वाति अपनी सैलरी में लोन लेकर घर बनवाती। स्वाति की सारी जिम्मेदारियां जो माँ ने उसके लिए रखी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई होती है और घर में उसकी कीमत भी खत्म हो चुकी होती है। क्या है स्वाति, ये पूरा कमरा घेर कर रहती है? मैं तो कहती हूँ तू मेरे कमरे में शिफ्ट हो जा, तेरे कमरे को गेस्ट रूम बना देते हैं। स्वाति को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि माँ का व्यवहार ऐसे कैसे बदल सकता है। नहीं माँ, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगी, मेरी भी तो प्राइवेसी होती है। पूरा घर बन जाने के बाद एक दिन भाई कहता है, स्वाति दीदी, मैं क्या कह रहा हूँ, ये घर मुझे ना मेरे नाम करवाना है, तो आप पेपर बनवा दीजिए ना। स्वाति बात को टाल देती है। कुछ दिन बाद फिर से, दीदी घर मेरे नाम करवा दीजिए ना, क्यों नहीं करवा रही आप? नहीं करवाऊंगी, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। माँ को स्वाति की बात ठीक नहीं लगती। वो जोर से स्वाति पर चिल्ला देती है। क्या कहा? पापा का घर है, जो बेटे का हक होता है, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश ना कर। स्वाति को माँ की बात पर रोना आ जाता है। माँ तू भूल गई, लेकिन तूने ही तो पापा के जाने के बाद कहा था कि मैं तेरा बेटा हूँ। वाह माँ वाह, घर की सारी जिम्मेदारियां बेटी की और प्रॉपर्टी का हक बेटे का। इस घर में जब तक मेरे नाम पर लोन है किसी को ट्रांसफर नहीं हो सकता। बस यही बात थी कि मैं पेपर नहीं दे सकती थी, लेकिन माँ मैंने आज ये समझ लिया कि तूने मुझे कभी बच्चों का प्यार नहीं दिया। मैं कल ही ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अगले रोज स्वाति अपना बैग पैक करके जा रही होती है कि उसकी भाभी उसे रोक लेती है। दीदी आप कहीं नहीं जाएंगी, कोई इस घर से जाएगा तो वो है हम लोग, क्योंकि दीदी आपने इनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर सारा खर्चा उठाया। ये घर को पूरा करने पर भी आप ही सारा खर्चा कर रही हैं, तो इस घर से हम जाएंगे। स्वाति की माँ की आंखों में भी घर छोड़कर जाती बेटी को देखकर आंसू आ जाते हैं। तभी भाई स्वाति के पैर पकड़ लेता है। दीदी गलती की हम लोगों ने, आप चाहती तो कब की शादी कर लेती, लेकिन नहीं, आपने हम लोगों के आगे अपनी खुशी नहीं देखी, अपना खुद का परिवार नहीं देखा। हमें माफ कर दे दीदी, कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ मेरी दीदी चाहिए। स्वाति भाभी को गले लगा लेती है। कौन कहता है कि भाभी माँ नहीं बन सकती? तुमने तो मुझे मेरी माँ से भी बहुत ज्यादा समझा। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। सुंदर नगर के एक घर के बाहर जोर जोर से आवाज आ रही थी। ना माना, मैं तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगी ही जाऊंगी। शहर जाऊंगी ही जाऊंगी, बढ़िया आई। चल कर अपनी शादी की तैयारी कर ले। तुम कर लो शादी, समझी? मैं नहीं करने वाली शादी। तभी वहां पारुल के पापा आ जाते हैं। पारुल बेटा, तेरे लिए खुशखबरी है। ओहो, मिल गया पारुल के लिए रिश्ता। चुप रहो ना माँ। पापा क्या है खुशखबरी, जल्दी बताओ ना। अरे पारुल, शहर तक के लिए सरकार ने बस चला दी है, वो भी सिर्फ 1 घंटे में शहर पहुंचा देगी। आज जाकर वो इंजीनियरिंग कॉलेज का फॉर्म लेकर आना। पारुल पापा को खुशी से गले लग जाती है। अरे तुम बाप बेटी ने तो घर का माहौल ही खराब कर दिया है। मैं 1 पैसा नहीं दूंगी पढ़ाई के लिए। अरे चाहिए भी नहीं बेटा, मैंने तेरी शादी के लिए एफडी करवाई थी, बस वही तोड़ दूंगा। 3 साल की पढ़ाई का खर्चा आराम से निकल जाएगा। माँ को गुस्सा आ जाता है और वो वहां से चली जाती है। पारुल अब रोज शहर जाती और पढ़ाई करके वापस आती। एक दिन, अरे कहाँ अपनी लड़की को शहर भेज रही हो रोज? इतना समय बर्बाद करती है। मेरी सोनम को तो सिलाई कढ़ाई के साथ साथ 5 देशों की पकवान बनाने आते हैं। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे घर बिठाओ, लेकिन इसके पापा किसी की नहीं सुनते। अरे बुरा न मानना, लेकिन पूरे गांव में बात होती है कि पारुल रोज रोज शहर जाती है। पारुल की माँ मुंह फुलाकर घर आ जाती है और रात के खाने पर, अरे मेरी तो नाक कट गई। पारुल के बारे में पूरा गांव बात कर रहा है। अरे किसने क्या कहा तुमसे? क्या बात कर रहा था, ये भी तो बता दो। यही कि जवान लड़की को रोज रोज शहर भेजते हैं। हाँ तो पढ़ने भेजते हैं, किसी को इससे क्या? मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूं? हाँ हाँ, कटवा दो नाक पूरे गांव में। शादी के लिए लड़का कहाँ से लाओगे?
शादी? अभी तो मैंने ये सोचा भी नहीं। पारुल पिता की तरफ मुस्कुराकर देखती है। अच्छा, मैं पढ़ने जा रही हूँ, अगले महीने से परीक्षा है। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है। तभी पारुल के पिता के पास फोन आता है। हे भगवान, क्या क्या हो रहा है इस गांव में? क्यों, क्या हो गया? अरे वो तिवारी जी का फोन था, लड़की की शादी कर रहे हैं तो बुलावा दे रहे थे। हाँ, तो जलन क्यों हो रही है? तुम भी दे सकते थे पारुल की शादी का बुलावा, लेकिन दिमाग ठीक काम करे तब ना। अरे बिटिया, तो तिवारी जी की 18 भी पूरी ना हुई, गैर कानूनी है ये शादी। अब मुंह बंद कर लेना बिल्कुल। गांव में कानून का पाठ पढ़ाया तुम। और हाँ, अब पारुल का भी सोच लेना। कितनी शर्म की बात है, अपनी बेटी से छोटी लड़की की शादी हो रही है और हमारी पारुल घर में बैठी है। पिता कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। लेकिन थोड़े ही दिनों बाद, अरे तिवारिन, क्या हाल है बिटिया का? कैसा चल रहा है ससुराल में? मेरी तो किस्मत ही खराब है। पारुल के पापा उसे ना जाने क्या बनाकर मानेंगे। कितनी बार बोला लड़की की असली जगह किचन में होती है, लेकिन ना जी ना, मेरी बात सुनता कौन है। तिवारिन धीरे से मुस्कुरा देती है। हाँ ठीक है, आई हुई है कुछ दिनों के लिए। अरे ये तो बहुत अच्छा है, लेकर आओ शाम को घर खाने पर। कम से कम पारुल के पापा को अकल आएगी हमारी ब्याही हुई बिटिया रानी को देखकर। रात का खाना मेरे घर पर जरूर खाना, ठीक है? अरे ना ना, आज ना हो पाएगा। अरे नहीं नहीं, आज ही आना है, मैं कुछ नहीं जानती, देख लो। ये बोलकर पारुल की माँ वहां से चली जाती है। आज पता चलेगा पारुल और उसके पापा को, जब तिवारिन की बिटिया की खुशहाली देखेंगे तो। जब आंख खुलेगी कि बिटिया के साथ क्या कर रहे हैं। रात को तिवारी, तिवारिन और उसकी बेटी खाने पर आते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है बिटिया रानी, बिल्कुल बालिका बधू। वरना ये हमारी पारुल को देखो, लग रहा है कि घर की कोई नौकरानी है। दिन भर आंख में चश्मा लगाकर किताबों में आंख फोड़ती रहती है। कोई कुछ नहीं बोलता। तभी पारुल चाय बनाकर सबके सामने रख देती है। बस यही एक चाय बनानी आती है इसे, कभी रसोई घर आने का टाइम ही नहीं है भाई इसके पास। तिवारी की नई नवेली बेटी चाय उठाती है कि तभी उसके हाथ में जले के कई निशान होते हैं। अरे बेटी, ये क्या हुआ? वो जोर जोर से रोने लगती है। मैं किचन में जल गई थी चाची, खाना बनाते वक्त। इतना बड़ा परिवार है, इतना सारा खाना बनता है, बड़ी बड़ी पतीली उठाई नहीं जाती मुझसे। तभी पारुल बोल पड़ती है। माँ, उन बड़ी पतीली की भार से तो इन किताबों के भार कम ही है ना। अरे कोई बात नहीं ना, शुरू शुरू में सबके साथ होता है, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। चाची, पारुल ठीक कह रही है, मैं भी पढ़ लेती तो शायद जिंदगी में कुछ और करती। और बिटिया, तो क्या शादी ना करती? करती, लेकिन ऐसे लड़के से जिसकी ये कमाई में मदद करती और वो इसके साथ रसोई में। पारुल ये बोलकर वहां से चली जाती है। कुछ साल बाद पारुल की पढ़ाई पूरी हो जाती है और वो एक बड़े बैंक में नौकरी करने लगती है। गांव के लोगों के सामने ही पारुल का 1 मंजिला मकान 3 मंजिला हो जाता है। एक दिन, अरे पारुल के पापा, लड़की के पैसे से बड़ा घर चमका रखा है, हमारे घर तो लड़की के पैसे लेना भी पाप है। तिवारी जी, मेरे लिए पारुल मेरी औलाद है, लड़का लड़की मैं नहीं जानता। वैसे आज पारुल आ रही है, उसकी शादी जो होने वाली है। शाम को पारुल एक लंबी सी कार ड्राइव करके उसमें से उतरती है और कार को दरवाजे पर लगाती है। सारे गांव वाले उसे देख रहे होते हैं। तभी तिवारी की वो बेटी भी 2 बच्चों के साथ आ जाती है, रोते हुए। पापा, मैं अब यहीं रहूंगी। उसकी नजर पारुल पर पड़ती है। अरे पारुल, तुम तो कितनी बदल गई,
बदल तो तुम भी गई हो। खैर क्या हुआ, रो क्यों रही हो? चलो घर के अंदर चलकर बात करते हैं। तभी घर के अंदर जाते हैं जहां तिवारी की बेटी बताती है कि कैसे उसके ससुराल में उसका पति और सास उसे परेशान करते हैं। अरे चाची क्या बताऊं, हर चीज के लिए ताने देते हैं। तेरे बाप ने तुझे किसी लायक नहीं बनाया, हर वक्त पैसे के लिए हाथ फैलाती रहती है। अरे बताओ मैं क्या करूं? ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। माँ, ये ले 10,000, अपने लिए कुछ ले लेना। पापा, मेरा एटीएम आपके पास ही रखो। पिता माँ की तरफ देखते हैं। इस बार माँ की आंख शर्म से नीचे होती है, क्योंकि जिस बेटी की क्षमता को वो बीच में ही रोककर समाज में झूठी शान के लिए उसकी शादी करवाना चाहती थी, आज वही बेटी पढ़ लिखकर उनका मान बढ़ा रही। सुनीता बहन गांव में रहती थी, लेकिन उनके दोनों बेटे और शहर से बहुएं सास को फोन करती रहती। माँ जी, आप हमारे पास आकर क्यों नहीं रहती हैं? अरे बेटा, मन तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करूं, खेतों का काम, गाय भैंस, गांव में मैं ना रहूं तो कोई काम ना हो। अच्छा माँ जी, ठीक है, रखती हूँ फ़ोन। बेटा, वहीं शहर में तुम लोगों की इकलौती ननद भी रहती है, जरा कभी उसे भी बुला लिया करो। हाँ हाँ माँ जी, मेरी तो मुन्नी दीदी से रोज़ बात होती है। अरे हम तो इतना बुलाते हैं, पर वो आती ही नहीं। सास को समझ नहीं आता कि बहू झूठ क्यों बोल रही है। अरे रहने दो बेटा, वो तो हमेशा कहती है कि भाभियाँ पूछती ही नहीं। अब माँ के रूप में तुम लोग ही तो हो उसके। हाँ हाँ ठीक है माँ जी, फ़ोन रखती हूँ। ये बोलकर फ़ोन रख देती है। पता नहीं आजकल की बहुओं को क्या हो गया है, गिने चुने 4 रिश्ते भी निभाने उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। तभी सास के पास उसकी बेटी का फ़ोन आता है। माँ कैसी हो? फ़ोन बिजी था तुम्हारा? हाँ बेटा, तेरी बड़ी भाभी का फ़ोन था। अच्छा, क्या बोल रही थी? कुछ नहीं बेटा, उसे चिंता लगी रहती है कि मैंने दवाई वक्त पर खाई कि नहीं, क्यों गांव में हूँ, शहर आ जाऊँ। बस यही सब। अच्छा तुम बताओ कैसी हो, जमाई बाबू, बच्चे? बेटी को माँ के मुंह से भाभी की तारीफ बिल्कुल नहीं भाती। वो सोचती है कि भाभी अगर माँ को प्यारी लगने लगी तो फिर उसका क्या होगा। अरे माँ, सब दिखावा है दिखावा। जिस दिन साथ रहने चली जाओगी ना, वो हाल कर देगी जो मेरा करती थी। अरे माँ, कैसे मैंने शादी से पहले उन लोगों के साथ वक्त काटा है मैं ही जानती हूँ। अरे छोड़ ना, मैं कौन सा रहने जा रही हूँ, मैं तो यहीं ठीक हूँ अपने गांव में। और क्या माँ, मैं तो पास में ही रहती हूँ, मुझे कौन सा मेरी भाभी मिलने बुला लेती है या कुछ देती है। अरे वो तो मुझे बोल रही थी कि दिवाली में तुमको डिनर सेट दिया है। अच्छा, ये भी बता दिया? तो ये नहीं बोली कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अरे इससे अच्छा तो मुझे पैसे ही दे देती। अरे अभी करवा चौथ को भी तूने सूट, साड़ी, पैसा सब रख लिया था ना। बस कर माँ, तू देख लेती ना वो साड़ी। अरे ना रंग अच्छा ना कपड़ा। अच्छा चल, बाद में बात करती हूँ। फ़ोन रखने के बाद सास ससुर जी से कहती है, देख रहे हैं आप, बहू खुद तो बड़े ही अच्छे कपड़े पहनती है, लेकिन जब मुन्नी को कुछ देना हो ना तो सड़ा गला। बेचारी की एक ही भाभी, वो भी कंजूस। भाग्यवान, मुझे तो कभी बहू में कमी नहीं दिखी। वो मेरा और तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ऑनलाइन दवाई से लेकर कपड़े सब कुछ हमारे लिए भेजती रहती है। 2 वक्त फ़ोन करके हाल चाल तो पूछ ही लेती है। अरे इतना तो मुन्नी और हमारा बेटा भी नहीं करते। हाँ, आप बोल तो ठीक रहे हैं, हमारा तो पूरा ख्याल रखती है, तो फिर इकलौती ननद से क्या जलन, पता नहीं। देखो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तो अगले महीने शहर चलते हैं, साथ ही देख लेंगे बहू का खेल। बाकी समझा भी देंगे कि हमारी बेटी हमें कितनी प्यारी है।
तो हमारे दिल में उतरना है तो बेटी का भी उतना ही ख्याल रखना होगा। सास को ससुर का आइडिया अच्छा लगता है और वो मान जाती हैं और सास ससुर पहुंच जाते हैं बेटी के घर शहर। अरे पापा मम्मी, आप लोग आ गए, बहुत अच्छा किया। हाँ बहू, बस मन किया तो। माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को आप लोगों से मिलता हूँ पार्टी में। अरे आज कोई पार्टी है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। बहू क्या है आज? अरे पापा मम्मी, आप लोगों को सच में याद नहीं है क्या? मुझे तो लगा आप लोग आज आकर मुन्नी दीदी को सरप्राइज देना चाहते हैं। अरे हाँ, आज तो हमारी बेटी मुन्नी का जन्मदिन है। इसीलिए माँ मैंने शाम को उनको परिवार के साथ बुलाया है और उनके लिए ये सारी पार्टी का भी इंतज़ाम किया है। केक भी मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है माँ। अरे जीती रहे बहू, जीती रहे, तूने तो सच में मन खुश कर दिया। ये बोलकर दोनों सास ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ सास ससुर से कहती है, अरे आप भी ना जरा सी बात में बहू को सर पर चढ़ा रहे थे। लेकिन शाम को जब ननद पति और बच्चों के साथ घर आती है तब बहू सास ससुर के पास जाती है। पापा मम्मी, मुन्नी दीदी आ गई है, आप लोग भी बाहर आ जाइए। दोनों बाहर आते हैं तो घर किसी शादी के घर की तरह सजा होता है। अरे वाह बहू, इतनी सजावट तो हमने कभी मुन्नी के जन्मदिन में बचपन में भी नहीं की थी। अरे माँ पापा, आप लोग भी। वो उनके गले लगती है। अरे भाभी, क्या ज़रूरत थी इसकी? और प्लीज़ मुझसे पूछ तो लेती कि मुझे जन्मदिन मनाना भी है या नहीं। तभी बेटा हंसकर कहता है, अरे बहना, मैं तो कभी ना करूं तुम्हारे लिए ये सब। सारा प्लान तुम्हारी भाभी का था और देखो YouTube से देखकर केक भी बनाया है तुम्हारे लिए। भाभी केक लेकर आती है। अरे ये चॉकलेट फ्लेवर क्यों बनाया? कोई और बना लेती। छी, मुझे नहीं काटना ये सड़ा सा केक। ओहो, अरे दीदी माफ़ कर दीजिएगा, मुझे मालूम कर लेना चाहिए था कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। वो तो बस आपको सरप्राइज़ देने के चक्कर में। खैर ये देखिए, मैं आपके लिए साड़ी भी लेकर आई हूँ। बहू ननद को साड़ी देती है, लेकिन आदत के अनुसार। अरे भाभी, ये क्या रंग है और कपड़ा भी कितना खराब है। अरे नहीं नहीं मुन्नी दीदी, ये कपड़ा तो फैशन में है और इस रंग की तो आपके पास एक साड़ी है जो आपको बहुत जचती है आप पर, तो मैंने सोचा वही दे दूँ मैं। हाँ तो एक साड़ी है ना इस रंग की। ओफो, आप कोई और रंग ले आती, पर नहीं, आपको तो जलन थी कि ननद के पास कैसे साड़ी के अच्छी कलेक्शन हो जाए। ननद के ताने पर बहू रोने लगती है। वो चुप होकर एक किनारे खड़ी हो जाती है कि तभी सास बोल पड़ती है, अरे चुप कर मुन्नी, बहुत बोल लिया तुमने। माँ, तुम भी आ गई ना भाभी की चालाकी में। हमें तो तेरा जन्मदिन याद भी नहीं था, वो तो तुम्हारी भाभी ने हमें बताया। और तू क्या हर बार भाभी के दिए सामान में मीन नेक करती है? ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, पैसे दे देते। अरे पैसे भी ले जाती है और सामान भी। आज के समय में कोई भाभी इतना ख्याल नहीं रखती जितना बहू हमारा और तेरा रखती है। आय हाय, क्या हो गया है तुम लोगों को? तभी मुन्नी का पति बोलता है, हाँ मुन्नी भाभी हम सभी का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी तुम। अरे अब तो चुप रहिए बस। मुन्नी, व्यवहार में बदलाव लाओ, मिलजुल कर रहा करो। फिर क्या था, अपनी चाल उल्टी पड़ती देख मुन्नी वहां से निकल जाती है। बहू, मेरे लिए तो तू बेटी से भी बढ़कर है और हमेशा ऐसी ही रहना। सिद्धि पढ़ने में होशियार और बहुत ही समझदार। एक बार जो पढ़ ले, मानो उसके जहन में वो किसी कार्बन कॉपी की तरह छप जाता। एक दिन सिद्धि की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, सारा दिन पढ़ती रहती है, कभी थोड़ा बाहर भी घुमाया कर। अरे सिद्धि की शादी करा दो, कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? पहले तो पढ़ाओ, फिर जब कमाए खाने का वक्त आए तो किसी और के घर वो कमा कर खिलाए। अरे ना बाबा ना। नहीं पापा, ऐसा मत बोलिए, मैं शादी नहीं करूंगी और अभी तो मेरी डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू होने वाली है। तो क्या लाखों रुपया लगाऊं मैं पढ़ाई में
और फिर लाखों शादी में पागल समझाए क्या? सिद्धि कुछ कहती है कि उसकी माँ बोल पड़ती है, लेकिन उसकी पढ़ाई का खर्चा तो सरकार उठा रही है। सिद्धि को माँ की बात अजीब लगती है। वो सोचती है कि माँ आखिर झूठ क्यों बोल रही है। पिता के जाने के बाद वो पूछती है, माँ क्यों झूठ बोला पापा को? पढ़ाई का पैसा कहाँ से आएगा अब? सिद्धि की माँ अपने सोने के कंगन को देखकर कहती है, मैं किसी भी तरह तेरी पढ़ाई कराऊंगी, लेकिन तेरी शादी जैसा बेतुका फैसला ना लेने दूंगी। हाँ। सिद्धि माँ के गले लग जाती है। खैर, डॉक्टर की पढ़ाई के दूसरे साल ही पिता कहते हैं, सिद्धि की शादी तय हो गई है। अगले महीने को इसी दिन उसकी बारात आ जाएगी। माँ और बेटी के लाख बगावत के बाद भी सिद्धि की शादी राहुल से हो जाती है। सुन सिद्धि, तेरे पिता ने दिया ही क्या है? बेवकूफ तू, और ऊपर से कोई दहेज नहीं। मैं कोई चैरिटी तो कर नहीं रहा हूँ जो तुम्हारी जैसी से शादी करता। सिद्धि समझ नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है। अगले दिन सास कहती है, अरे सिद्धि, सुना तू मेरे बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी? बड़ी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही थी। अरे तेरे से अच्छे रिश्ते थे, वो तो तेरे पिता ने हमें दहेज का लालच दिया, और दिया कुछ नहीं। देखिए, दहेज तो पल भर का मोह है। अच्छी बहू घर और समाज दोनों को खड़ा करने में सार्थक भूमिका निभाती है। ये तो मानते ही होंगे ना आप? अरे बस बस, इतने मोटे मोटे शब्द ना बोल, हम ना पिघलेंगे। सिद्धि बहू, जरा भाग कर अपने पिता के घर जाओ और 50,000 रुपया लेकर आओ। दुकान पर इस महीने बहुत ही घाटा हो रहा है। लगता है तेरे कदम ठीक नहीं है। ये क्या कह रहे हैं पापा आप? मेरे बाबूजी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? मेरे पढ़ाई के लिए भी पैसे नहीं थे, तभी तो पापा ने आपके घर मेरी शादी की है। तभी उसका पति वहां आ जाता है और उसे जोर से चांटा लगा देता है। जबान इतनी चल रही है, मेरे पिता के सामने बोल रही है, हैं? उन्होंने सिर्फ 50,000 मांगे थे तुमसे, और तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे पूरी जागीर मांग ली हो। सास सिद्धि का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर कर देती है और वो सीधे अपने माँ बाप के घर चली जाती है। माँ, कैसी हो तुम? अरे सिद्धि, तुम आने वाली थी, बताया नहीं? पापा या भाई कोई लेने आ जाता। क्यों? भाई क्यों लेने चला जाता? और कोई काम नहीं है क्या? इसकी शादी में जो पैसे लगे हैं वो पेड़ से थोड़ी ना तोड़े थे, वो कर्जे भी तो चुकाने हैं। मैं और तेरा भाई दिन रात मेहनत करते हैं, तब ये पैसे आते हैं। सिद्धि ये बात सुनकर हैरान रह जाती है। वो किस तरह कहे कि उसे तो और पैसे लाने के लिए भेजा गया है। वो माँ से मिलकर चुपचाप वापस चली जाती है। अरे कहाँ है झोला? कैसा झोला माँ? अरे माँ की बच्ची, पैसों को झोले में डाल के ही लाई होगी ना। इतने पैसे मुट्ठी में दबा कर तो लाई नहीं होगी। पापा के पास पैसे नहीं है माँ, अब वो कहाँ से लाए इतने पैसे? तभी वहाँ ससुर जी आ जाते हैं। अरे वाह, कहाँ से लाएंगे? हमने तो जैसे यहाँ पैसों को छापने की मशीन लगाई है। पैसा है तो दो, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। सिद्धि जोर जोर से रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन उसके बाद उसके साथ जो होता है वो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सिद्धि का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, उसका पति और देवर खड़े होते हैं। लाओ लाओ, मैं अभी इस पर तेल डालकर जला देती हूँ। सिद्धि ये सुनकर डर जाती है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तो क्या करे, तू हमारे तो किसी काम की है नहीं अब। लेकिन सिद्धि किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचती है कि वो कहाँ जाए, क्योंकि पिता के घर में भी उसे स्वीकारा नहीं जाएगा। उसे भूख लगती है और पास की मिठाई की दुकान से समोसा लेकर बैठ जाती है। लेकिन जिस पेपर में वो समोसा खा रही होती है, उसमें एक विज्ञापन दिखाई देता है। अरे, सरकार की ये योजना तो बहुत अच्छी है, इससे तो मैं अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर पाऊंगी।
सिद्धि सीधे उस सेंटर में पहुंचकर वहां के लोगों को सारा हाल सुनाती है। हम लोगों को तो तुम जैसे टैलेंट की तलाश ही रहती है। तुम बिना चिंता के यहाँ पढ़ाई करो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बताना। सिद्धि का जीवन वहां से बदल जाता है और एक दिन ऐसा आता है जब सिद्धि एक मशहूर डॉक्टर बनती है। एक दिन सिद्धि अपने कैबिन में बैठी होती है, तभी राहुल यानी कि उसका पति वहां आता है। डॉक्टर मेरी माँ को बचा लीजिए, वो बुरी तरह से जल गई है। शहर में सिर्फ आप ही हैं जो मेरी माँ को बचा सकती हैं। लेकिन ये क्या? सामने सिद्धि को देख राहुल हैरान हो जाता है। तुम? हाँ मैं। हाँ देखो ना, ईश्वर का भी कैसा खेल है। एक वक्त जो औरत मुझे जला देना चाहती थी, वो आज खुद जली हालत में मेरे भरोसे पड़ी है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, बस मेरी माँ को बचा लो। अपना काम तो मैं करूंगी ही, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज है, और इंसान होने के नाते इंसानियत।